नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिन मौज़ूआत के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है उसमें सर फ़हरिस्त जो है वो एमनेस्टी स्कीम और तामीरात के शोबे के ऊपर उसके असरात के मुतल्लिक बात करेंगे। आपको पता होगा कि एमनेस्टी स्कीम का चर्चा जो है अब तकरीबन हर जगह पर है। जब हम ये देख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तो शायद आज रात के बाद मौका न मिले कि आप जो हैं वो एमनेस्टी स्कीम का जो है वो पूरे तरीके से फ़ायदा उठा पाएँ। इसी को सामने रखते हुए मैंने कोशिश ये की है कि ये जानने की कोशिश करें कि जनाबे वाला अब सिलसिला आगे क्या बनेगा। बुनियादी तौर पर एमनेस्टी स्कीम का एम ये है कि किसी तरह लोग जो हैं वो अपने तमाम पैसों को डिक्लेयर कर दें। इसके मामले में और इसके बारे में बहुत सारे तासुरात पाए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लुकिंग एट दिस, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि तस्वीर के दोनों रुख की जानिब हम देख भी लें और ये भी देख लें कि तामीराती जो शोबा है उसके अंदर अब इसका किस हद तक फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आपको पता है, आप तो ये कहते हैं कि जनाब कीमत सही बताएं। ये एक अलहदा बात है कि इलेक्शन के अंदर जो लोगों ने दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं वो बड़ी मुज़हका खेज़ हैं। बिल्डर को या आम इन्वेस्टर को तो ये बताना पड़ रहा है कि हमारी चीज़ कितने की है, लेकिन जो दस्तावेज़ात वहाँ जमा करवाए जा रहे हैं उसके अंदर कीमत कोई और ही बता रहे हैं, मकान की अपनी जो बहुत कम है। खैर, इस मौजू के ऊपर मैंने बड़ी तफसीली बात करनी है। आरिफ यूसुफ जीवा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे बतौर मेहमान, चेयरमैन के। सर, आपको वेलकम करता हूँ शो में। थैंक यू। आरिफ यूसुफ जीवा साहब, अब जो बुनियादी तौर पर मेरे जहन में उभरता हुआ सवाल है वो ये है कि जनाब वाला ये एमनेस्टी स्कीम जो है इसके कुछ प्रोपोनेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं और कुछ लोग वो हैं जो इसके खिलाफ हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, एम ये है कि आपने तो इसको रियलिस्टिकली देखना है और रियलिस्टिकली देखने के साथ साथ अपने पर्सपेक्टिव से देखना है। आज आप एफबीआर को अगर सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देते हैं, ये कह रहे हैं हम श्योरिटी देंगे वगैरह वगैरह, तो लोगों के जहन में अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सब कुछ अगर बता देंगे एफबीआर को तो कल भुगतना भी तो पड़ेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये डिक्लेरेशन 1 और 2 एमनेस्टी स्कीम को अवेल करने के बाद जो बेनिफिट्स हैं इन दोनों को हाईलाइट करें। देखिए, मैं सबसे पहले तो एमनेस्टी स्कीम के लिए आबाद जो है वो आज अपने मेम्बरान्स को भी और लोगों भी कहती है कि उसको अवेल करें। लेकिन जब पिछली पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लोग ट्रस्ट नहीं करते। खैर, उस गवर्नमेंट ने ये एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की, उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया, वो थोड़ा लेट आया। लोग जो है वो काफ़ी लोग उसको अवेल नहीं कर सके। ईद आ गई, फिर उसके बाद जो है वो ईद के बाद आपको पता है लोगों के जो है वो काफ़ी मामलात होते हैं, चीज़ें होती हैं और लोग अवेल करना चाहते थे। पेपर वर्क भी तो होता है ना, टाइम लगता है उसमें। तो हमने इस सिलसिले में आबाद ने रिक्वेस्ट की फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से और चेयरमैन एफबीआर से भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें। इसका एक्सटेंड करने की वजह ये नहीं है कि देखें, कुछ अभी 2-3 दिन से ये खबरें आ रही हैं कि एफबीआर का सिस्टम इतनी तेज़ी से जो है एमनेस्टी में लोग जा रहे हैं कि सिस्टम डाउन हो रहा है, तो उसको जो है वो लोगों को उसको अवेल करने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो उसके लिए अगर कोई एक्सटेंशन देना हो तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दें तो वो ज़रूरी भी है। और दुनिया में मलेशियन मॉडल जो उसका जो एसेंस थी वो तो FATF वाली थी ना, वहाँ तो गड़बड़ हो गई जी। आप डिक्लेयर करो आप ना करो, इंटरनेशनल एसेट और पाकिस्तान के जो एक रेपुटेशन है उस पर तो हर्ज आ गया। नहीं, हम इसमें FATF के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। बुनियादी तौर पे तो एमनेस्टी स्कीम के अंदर डिक्लेरेशन करने का एम यही था ना कि कम क्लीन। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन बात ये कि आपकी बात बिल्कुल बजाय है। देखिए, कहने का मकसद ये, इसको हम जो है फॉरेन एक्सपेक्ट से देखें या लोकल एक्सपेक्ट से देखें, हमें तो ज़्यादातर देखें आज हमें एमनेस्टी स्कीम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो हम अगर ये बात कर लें, 2002 में मुशर्रफ साहब के दौर में जो है एमनेस्टी स्कीम आई थी और उस ज़माने में भी जो है वो एमनेस्टी स्कीम में लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। आज फिर आई, उसकी वजूहत क्या होती है। देखें, आप जब इतना बड़ा शेयर जो है वो टैक्स के लिए रखेंगे, आज AOP के लिए 30%, आप प्रोप्राइटरशिप के लिए 30%, 35% किसी जगह पे है, जो जाहिर है इतना छोटा फिगर है वो कि लोगों को जो है वो फिर रास्ता लोग ढूंढते हैं और दिखाने वाले रास्ते दिखाते हैं और उसकी वजह से जो है वो लोगों को कुछ जो है वो छुपाना पड़ता है। तो हमने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी ने यही बात की है कि आप कम से कम इस मुल्क के अंदर किसी भी चीज़ की आदत डालें ताकि वो नीचे लोअर साइड से आप शुरू करें। आप कम से कम इतना परसेंटेज रखें कि लोग खुशी खुशी जो है वो आपके टैक्स नेट में आएँ।
अब इस मुल्क के अंदर क्या दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे इस मुल्क के अंदर जिस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी, जब हम हमेशा ये बात करते हैं किसी भी हवाले से आप अगर अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं दोनों तो उसके लिए आपको जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को भी देखना होगा और अपने इदारे को भी देखना होगा और इस मुल्क को भी देखना होगा। वन साइड अगर लेट्स ड्रॉ अ लाइन हियर ताकि हम ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएं, कोई ग्रे ना रहे इसमें। डू यू फेवर द एमनेस्टी स्कीम इन इट्स करंट फेस? यू फेवर इट? मैं अपनी देखें फेवर या ना फेवर की बात नहीं है, मैं तो समझता हूं कि अगर आप इस हवाले से बात कर रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम होनी चाहिए होगी तो पूरा बाकायदा तौर पर फिर पूरे तरीके से वो आके हर चीज दे विल बी इन द नो डिक्लेयर करना चाहिए। मैंने आपसे अली भाई शुरू में यही बात की कि हमें ये एमनेस्टी स्कीम की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आगे जाके। कुछ हमें जो है मामलात या कुछ सिस्टम ऐसे करने चाहिए कि इस मुल्क में एमनेस्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अब आप जब सिस्टम ऐसे रखते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं, देखें ना हमारे कुछ चीज़ें प्रपोजल ऐसे आज भी एफबीआर में पड़े कि यार इसको चीज़ों को ऑनलाइन सिस्टम कर दें, लोगों को सहूलतें दें। बात मैं आपके सामने एक सिनारियो रखता हूँ, लेट्स बी वेरी फ्रैंक हियर। आपको पता है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की तरफ पैसे इस वजह से ज़्यादा आते थे क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 आप डिक्लेरेशन कम अमाउंट की करते थे और डेफिनेटली उस हिसाब से आप मुनाफा ज़्यादा कमा लेते थे और इसके अंदर कागजी कार्रवाइयाँ भी कम थीं, जिस वजह से आपको मानना पड़ेगा कि रियल एस्टेट जो था वो एक तरह से हेवन था। लोग आके यहाँ पर पैसे अपने डाला करते थे, इन्वेस्ट किया करते थे। कंस्ट्रक्शन की जानिब भी लोग इसलिए ज़्यादा आया करते थे, कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस की जानिब भी इस वजह से आया करते थे क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन कम थी। पाकिस्तान की मईशत बहुत हद तक रिलाई करती है कंस्ट्रक्शन के ऊपर और दुनिया की बहुत सारी ऐसी मईशतें जो कि रिलाई करती हैं। आपके ख्याल से मुस्तकबिल के अंदर हैवी डॉक्यूमेंटेशन, हैवी रेगुलेशन इस इंडस्ट्री के अंदर इसको इम्पैक्ट नहीं करेगी? आप अभी तो कह रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर कि डिक्लेयर होना चाहिए वो, लेकिन आपको पता है कि इसकी अट्रैक्शन यही थी, इसीलिए लोग इसकी तरफ आते थे। देखें बिल्कुल आप सही वजह बात कर रहे हैं। देखें सबसे पहली बात तो ये कि लोगों का इस तरफ रुझान क्यों है, डिमांड और सप्लाई की बात है। आज लोगों के पास घर नहीं है या लोगों के पास अपनी रिहाइश नहीं है, तो इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और अल्टीमेटली इस फील्ड में ज़्यादा काम होगा, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि और इंडस्ट्रीज़ में भी ज़्यादा काम। देखिए पाकिस्तान में जब भी इकोनॉमिक बूम आया है या आप एक्सेप्ट करें, उसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। आप देखें अगर साबका अदवार के अंदर भी हम देखते चले आएँ तो हाई राइज बिल्डिंगें और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें और उसके अलावा होटल प्रोजेक्ट्स जब बड़े बड़े अनाउंस हुए हैं, जब पाकिस्तान की इकॉनमी की तरफ पैसे आए हैं, तो आपके ख्याल से क्या हैवी रेगुलेशन और हैवी डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। फाइनेंसिंग और आपके फाइनेंसर सब तो डिक्लेयर्ड नहीं होंगे ना? बिल्कुल करेगी। हम यही इसीलिए हम ये बात करते हैं कि हैवी डॉक्यूमेंटेशन, हैवी परसेंटेज, इन दोनों पे नज़रसानी करनी चाहिए। हम ये बात नहीं करते कि हैवी डॉक्यूमेंटेशन। अब देखें आपके यहाँ जब आप कैलकुलेट करते हैं बिजनेस, आप छोड़ दें ना पूरे पाकिस्तान की एजुकेशन को या ख्वानगी या ना ख्वानगी की बात करते हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी में कितनी ख्वानगी और ना ख्वानगी के रेशो है वो आप सर्वे करा के देख ले कहीं से। बात ये कि जब आप 10-10 किस्म के फॉर्म और 10-10 पेजेस के आप जो फॉर्म्स देते हैं, लोग नहीं समझते। फिर वही देखें आज जो है वो पहले क्रिमिनल लॉयर्स का काम चलता था, कॉर्पोरेट लॉयर्स का, आज देखें टैक्स लॉयर्स जो है हर जगह जो है वो इंटैक्ट हो गए, आज उनका बिजनेस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि देखें हमेशा हम एक बात करते हैं कि हर सिस्टम के अंदर से ब्रिजेस को निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी और सिस्टम को आसान करना पड़ेगा, टैक्सेस को कम करना पड़ेगा। जब आपका एक दफ़ा ये रिलेशन डायरेक्ट बिजनेस कम्युनिटी से कायम हो जाएगा, तब आप देखें लोग कैसे खुशी खुशी जो है वो टैक्स भी पे करते हैं। लोग जो है, कौन नहीं चाहता कि उसकी डिक्लेरेशन जो है या उसका जो है वो एसेट जो है वो डिक्लेयर हो या उसका जो है एसेट वाइट हो? कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है इस मुल्क के अंदर। तो ये ऐसा नहीं है कि लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं। लेकिन बात वही है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये हो गया है आजकल जो है, सरकारी लोग, बिजनेस कम्युनिटी तो अपनी जगह पे, सरकारी लोग भी नैब से बहुत डर रहे हैं कि जी अगर कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हमने दे दिया तो वो जो है वो कल हमारी पकड़ हो जाएगी। जिस तरीके से आजकल जो है वो पंजाब में सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिंध में भी हो चुका है। तो बात ये है कि चीज़ों को आपने जब तक आप चाहते हैं चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए, लोग डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, हाउएवर हैवी रेगुलेशन के फेवर में आप भी नहीं हैं और रैशनल टैक्सेशन के फेवर में हैं, यानी कि जो टैक्सेस के रेट्स हों वो रैशनल हों।
यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम पानी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और किस हद तक पानी का मसला हल हुआ है या हल हो जाना चाहिए, या फिर जो अलार्मिंग सिचुएशन मुस्तकबिल के अंदर लोग बता रहे हैं अगर वो हो गई तो फिर क्या होगा। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे थे हम तामीराती मुस्तकबिल के मुतालिक, लेकिन अब पानी के मसले को इसके साथ जोड़ेंगे। आपको पता होगा कि दुनिया भर में पानी का मसला बहुत ही संगीन होता चला जा रहा है, और ख़ास तौर पे ऐसी सिटीज़ जो कि एवर एक्सपेंडिंग थी, जहाँ पर कोई बाउंड्रीज़ या बॉर्डर्स ड्रॉन नहीं थे, ऐसे ममालिक जहाँ पे मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, अर्बन मैनेजमेंट में वीकनेस थी, टाउन प्लानिंग में वीकनेस थी, कोई लिमिटेशन सेट नहीं हुई थी, वहाँ पर प्रॉब्लम ये पेश आना शुरू हो गई कि वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज स्कार्स हो गए, जैसे कि हमारे मुल्क में भी हो रहा है। और मामला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर ही अब ये मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, और शहरी इलाकों के अंदर ख़ास तौर पे ये मसला पैदा हो रहा है। लोग कह रहे हैं जनाब बारिश हो। तो यहाँ पर तो आरिफ यूसुफ जीवा साहब से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये अब कराची तक महदूद नहीं रहा, ये मामला तो आगे तक चला गया है, और मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी लोग यही तस्वर करते हैं कि जनाबे वाला वहाँ पर भी कहीं ऐसे ना हो कि पानी का मसला पैदा हो जाए। लाहौर में तो खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वो एक उसकी यूनिक लोकेशन है, लेकिन अगर रावी को देखें तो वहाँ रावी भी जो है, वहाँ जो उसका रिवर बेड था, वहाँ पर अब जो है डेजर्ट रेसिंग होती है। तो आरिफ यूसुफ जीवा साहब, द प्रॉब्लम इज़ रियल, द प्रॉब्लम इज़ हियर एंड इट नीड्स टू बी सॉल्व। लेकिन इशू ये है कि अब हम इसमें आंखें तो बंद नहीं कर सकते। अगर ये कह दिया जाए कि शहरी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, उस हुकूमत की जिम्मेदारी है, सुबह तो मावरा तो नहीं हो सकते हम इस मसले से, तो इस मसले का कोई हल तो निकालना पड़ेगा। आपके नज़दीक क्या हल है? देखें, आपने जो बात की ना रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कि ये हालात वहाँ पैदा हो सकते हैं, ये पैदा हो चुके हैं। इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद में टैंकर सर्विस शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात ये कि पानी जो है वो दो वजूहत हैं। एक तो बारिशें कम हो गई हैं, ग्लोबली जो वेदर का इफेक्ट है। दूसरी वजह यह है कि पॉपुलेशन जिस शहर में बढ़ रही है वहाँ पे जो है वो हम वही करते हैं, हमारे पास एडवांस प्लानिंग नहीं होती किसी चीज़ की। डैम्स के इशू हैं, डैम्स के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता, अगर करता है तो वो गोल मोल बात करता है। वो कालाबाग डैम आज हम जो अपनी आप अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आपने कम से कम इतने सालों में हमारे जैसा एक नौजवान, या जिस ज़माने में हम नौजवान थे या यंग थे, हम उस ज़माने में ये बात करते थे कि यार कम से कम इसका नाम तो चेंज कर दें, अब ये नाम भी हमें जो है बड़ा चुभता है। तो वो खैर बात ये कि उसके अलावा भी बहुत डैम है, उनमें से किसी एक को बना ले और छोटे छोटे डैम्स बना लें। आप जैसे इस्लामाबाद में आप किसी जगह पे आप तो एक्सकवेट करके आप छोटे छोटे डैम बना लें, पानी उसमें वाटर स्टोरेज के हवाले। लेकिन बदकिस्मती से इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और जहाँ तक कराची की बात है, कराची में आज एक साहब से सुन रहा था, मलीर एक हमारा बहुत सरजब्ज और शादाब इलाका हुआ करता था, और हमें याद है कि हमारे जो है बड़े वहाँ पे जो है पिकनिक मनाने या फार्म हाउसेस वहाँ हुआ करते थे, एंजॉय किया करते थे, और वहाँ से अमरूद आया करते थे वहाँ पे, और फल वहाँ पे उगा करते थे। आज वहाँ पे जो सब्जियाँ उग रही हैं वो गटर के पानी से उग रही हैं, क्योंकि पानी नहीं है ना, वो कुएं खुश्क हो गए। उसकी वजह ये है कि उन ज़मीनों में जो पानी बारिश के ज़माने में जो है वो आया करता था, उसका जो लेवल था वो सब डाउन हो गया, और मीठा पानी कड़वा जो इस शहर में हो चुका है। उसकी वजूहत ये है कि ज़मीन के अंदर पानी नहीं है, कुछ चीज़ें हमने जो है उसको फॉलो अप नहीं किया। आज सफाई नहीं है हमारे किसी हब डैम में। ये प्रॉब्लम जो है ये आपने अच्छा किया हाईलाइट कर दिया। अब ये कराची तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ इशू है, और बहुत मेजर इशू है। मैं आपको हैरान करूं कि बहुत सारे ऐसे शहर जो कि हम भी दरिया से ज़्यादा दूर नहीं है, हमसे छुपाया जाता है, लेकिन हम भी दरिया से ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन दरिया के साथ बसने वाले शहर, वहां पर भी पीने के पानी का मसला है, पीने के पानी का माइंड यू मे भी सैनिटेशन के लिए अवेलेबल हो, लेकिन जो पोर्टेबल जिसे कहते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मुश्किल है, मिल नहीं रहा, क्या करें? ऐसे ही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लामाबाद की मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं। 80 फीट पे पानी था, आज 400 फीट पे पानी आता है उधर, और 400 फीट पे पानी जो है कभी कभार वो भी जो है वो पानी जो है वो रुक जाता है। खैर
ये मामलात हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं अपनी जगह पे, कुछ बारिशों की वजह से, और सबसे बड़ी वजह जो है डैम्स ना होने की वजह से है। तो ये जो है ये तो हुकूमतों को इसके फैसले करने, एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन हुकूमत जब तक इस दरख्त तो वहाँ भी इस्लामाबाद में लगे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रीज कैन नॉट गिव यू वाटर। यस, इन फैक्ट दे विल कंज्यूम वाटर। बिल्कुल ऐसी। अब हम आ जाए अपने इशू की तरफ। हमारे साथ एक जो अब सबसे बड़ा इशू इस शहर के अंदर ये हो गया है, वाटर बोर्ड की आपने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया, कराची में हाई राइज पे बैन लगाया, उसके बाद थोड़ा सा उसको रिव्यू किया, सुप्रीम कोर्ट ने 6 स्टोरीज तक अलाउ किया। था नहीं ना सर, वो आप अभी तक एडमेंट हैं, मानते नहीं है बात। नहीं, हम मानते पानी है नहीं, कैसे मतलब हाई राइज बनाएंगे, उसमें लोग रहने के लिए आएंगे, पानी तो पिएंगे ना। इससे पहले भी हम माने, इससे पहले भी माने, हम वही फिर डिबेट में चले जाएंगे। पानी जो है पिएंगे, अगर नीचे रहेगा तो भी पिएंगे, ऊपर रहेगा तो भी पिएंगे। ऐसे अंदाज आपका होता है ना थोड़ा सा, नहीं आपके दिल में अभी भी बात होती है। क्या इस शहर के लिए देखें, ये शहर या ये मुल्क है, इस मुल्क में अगर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉब्लम्स जो है वो अगर किसी आम आदमी पे आएंगी, या मैं भी एक शहर का, इस मुल्क का आम आदमी हूँ, मुझे भी उस पर असरात आएंगे। मेरी इंडस्ट्री अपनी जगह पे, मेरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपनी जगह पे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आम आदमी पे आएंगी, मुझ पे भी आएंगी, मेरे बच्चों पे भी आएंगी। तो इसके लिए मैं बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ, पक्का पाकिस्तानी हूँ, बिजनेस अपनी जगह पे, लेकिन पानी वाटर क्वालिटी और वाटर अवेलेबिलिटी दो डिफरेंट इश्यूज मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। वाटर अवेलेबिलिटी और है, वाटर क्वालिटी और है, दोनों इश्यूज हैं, दोनों मेजर इश्यूज हैं कराची के। दोनों हैं, एक पूरे नहीं पाकिस्तान में इशू है, माइंड यू। शॉर्टेज अली भाई नहीं, सिर्फ क्वालिटी का भी इशू है। जब भी तो मिनरल वाटर्स की इतनी कंपनियां चल रही हैं, और मिनरल वाटर्स कंपनी में भी चले, वो एक डिफरेंट बहस हो जाएगी। इसमें हमारा कहना ये है, मिनरल वो है जो आप तो खैर इस चीज से वाकिफ हैं, मिनरल वो है जो मिनरल सोर्स से आ रही है ना। हाँ। जो प्यूरिफाइड सिटी वाटर है उसको मिनरल तो नहीं, उसको प्यूरिफाइड वाटर कह सकते हैं, मे बी, आई डोंट नो। तो ये इशू जो है वो, ये इशू जो है, ये है ना चैलेंज आजकल। बिल्कुल है, हम तो मिनरल समझ के पी रहे हैं, लेकिन मिनरल तो नहीं है, बेसिकली इट्स जस्ट प्यूरिफाइड। बिल्कुल, जो मेरा ख्याल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अगर ये इशू है अपनी जगह पे, इसमें कोई एक आदमी भी इसको जो आपने कहा सोल्यूशन निकालेंगे, डिसैलिनेशन प्लांट देंगे, कहाँ है भाई वो? नहीं है ना। दुबई में कैसे बनाया उन्होंने? दुबई तो पूरा ग्रीन किया। उसकी वजह मैं आपके पहले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ। डिसैलिनेशन प्लांट जब तक आपका नहीं लग सकता समंदर पे, जब तक आपके समंदर का पानी जो है दुबई के पानी की तरह या ग्वादर के पानी की तरह नहीं होगा। आपके समंदर का पानी जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको डिसैलिनेशन किया जाए। आपके समंदर के पानी में फुजला इतना है। देखो ना, ये नई बात अभी आई ना, बात ये बात नहीं, ये मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये कई बार और कई और प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ। आपने इस एस्पेक्ट से बात जरूर की है, लेकिन ये एलेबोरेट करना कि इट्स नॉट पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। उसको पहले आपको ये जितना फुजला आपका जो समंदर के अंदर जा रहा है उसको आपको रोकना होगा। जो हम बात कर जी, उसको आप ट्रीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप डिसैलिनेशन प्लांट आप जो है उधर इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी जगह के ऊपर। सबसे बड़ा तो इशू आपका ये है, क्योंकि आप भी माशाल्लाह कराची में रहे हैं बचपन से आज तक, हम भी रहे। जब भी समंदर में कोई नहाने जाता है तो उसके जिस्म पे अजीब अजीब किस्म की जो है वो, ये इसी वजह से है ना, जो पानी की गंदगी की वजह से। सब सॉइल वाटर भी अब तो मतलब ये कि इशू है, लोग कह रहे हैं वाटर टेबल का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। बोरिंग से आप निकालेंगे कितना, वो नीचे से सैलाइन ही निकलता है वैसे ज्यादातर कराची, जो मेरा ख्याल है। मीठा पानी भी निकलता है कम जगह पर, ज्यादातर सैलाइन। मीठा पानी ना होने के बराबर है शहर के अंदर। अगर आप किसी और शहर में जाएंगे तो मीठा पानी निकलेगा, क्योंकि समंदर किनारे यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। वही मैंने शुरू में बात की, कोई किसी ज़माने में आप अगर मलीर वाली साइड पे उससे आगे जाते थे, वहाँ मीठा पानी आपको मिलता था। यहाँ इस शहर में जितना आप समंदर की तरफ जाएंगे इतना आपको जो है नमकीन पानी मिलेगा। इस वक्त भी बोरिंग जितनी भी हुई हुई हैं, आप ओल्ड सिटी एरिया में जाएं तो वहाँ पे यही हाल है। लेकिन बात ये कि लोगों को घर देना तो ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जो है वो कहते हैं कि दूध जो है वो उसकी प्रॉब्लम है या दूध में मसला है तो बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देंगे या दूध आप मंगाना छोड़ देंगे बाहर से। देखो ना, बात वही है ना, मैं वही कह रहा हूं, नहीं सके आपने बात वही कह रहा हूं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि लोगों को आपने फैसिलिटेट तो करना है ना, सोल्यूशन तो निकालें। लोगों को झोपड़ियों में तो नहीं रखना, या लोगों को ये तो नहीं कहना कि आप वजू के लिए पानी इस्तेमाल ना करें, आप तयम्मुम कर लें क्योंकि शहर में पानी नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं सिर्फ आपको ऐसे बता रहा हूँ। आपने फिर ये जिक्र किया, नहीं ये आपने जिक्र किया, बड़ी अहम बात की आपने, ये बात जो की है ना आखिर वाली, पानी के अंदर भी इंसानी फुजला, सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है सर, आप वाकिफ हैं इस चीज से जी। आप कह रहे हैं कि वो देखो फिर वहां पर थोड़ा निजासत का मसला भी है, थोड़ा पाकी का मसला भी आपने जिक्र किया।
मैं इसको एलेबरेट कर रहा हूं, मैं अभी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस पर तो आपको किसी से लेनी पड़ेगी एडवाइस कि अगर पानी के अंदर इंसानी फुजला मौजूद है, ह्यूमन वेस्ट मौजूद है, तो आप मुझे कहते हुए किरायत महसूस हो रही है। हम तो जानते हैं सारे इस समंदर में जा क्या रहा है, हम सब जानते हैं कि आप मुझे बताएं। और दुनिया का कौन सा अच्छा, अब आपने अभी बोला वाटर बोर्ड का, आप मुझे बताएं वाटर बोर्ड अब कैसे उसको किस तरह से आप क्या चाह रहे हैं? वाटर बोर्ड हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं, देखिए हमारा रिफॉर्म करें वाटर बोर्ड को। नहीं, हम इतना चाह रहे हैं, सिर्फ हमारा कोई उसमें रिफॉर्म की बात नहीं है। जब बैंड लगा था 6 स्टोरी के ऊपर, हम थोड़ा अच्छे टॉपिक पे और अच्छी बहस पे चले गए थे, अच्छी बात है, उस पर भी डिबेट करनी चाहिए। हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि वाटर बोर्ड जो है वो एनओसी इशू करे, क्योंकि ग्राउंड प्लस 6 का जो आया है अब ऑर्डर, उसमें वाटर कमीशन ने ये भी लिखा है कि आप जो है वो एनओसी जब इशू करेंगे जब तीनों इदारे जो है एनओसी देंगे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। आज जो है वो के इलेक्ट्रिक और गैस तो पहले से भी दे रहा था, आज भी दे रहा है, लेकिन वाटर बोर्ड हमें एनओसी नहीं दे रहा है। वो जो है वो इंतजार में कब क्या नया डिसीजन आता है। भाई ये क्लियर डिसीजन तो आ गया है कि 6 स्टोरी बनेगी, और कौन सा आपने वाटर का कनेक्शन आज दे देना है। हमने वाटर का कनेक्शन तो 3 साल बाद बिल्डिंग बनेगी तब लोग नहाएंगे, या तब लोग जो है वो वजू करेंगे, या उस वक्त 3 साल के बाद जब रहने जाएंगे तो अपने फ्रेश धोएंगे। आज तो किसी ने उस पानी का इस्तेमाल नहीं करना, आज पानी का इस्तेमाल बिल्डिंग के लिए होना है। कोई बिल्डिंग में इतना पानी तो इस्तेमाल होता नहीं है। तो वो जो है हमारी अप्रूवल्स रुकी हुई हैं, हमारी एनओसियाँ रुकी हुई हैं लोगों की, और वाटर बोर्ड जो है अभी तक कोई डिसीजन लेने से कासिर है। तो ये हम चाह रहे थे कि वाटर बोर्ड जो है इस पर इमीडिएट एक्शन ले, क्योंकि ये अगर एनओसी होगी, अब जो है वो एक कंडीशन लग गई है। हम उस कंडीशन को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे कि उस कंडीशन को ख़त्म कर दें, हम कह रहे हैं बिल्कुल वो कंडीशन, लेकिन कम से कम एक एनओसी का पेपर इशू करें ताकि हमारी बिल्डिंग मुस्तकबिल में हम कोशिश रुकी है वो क्लियर हो जाए। हम मुस्तकबिल में कोशिश करेंगे कि इस इशू को जो है वो हम इस एंगल से एड्रेस करें कि पाकिस्तान में वाटर इश्यूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। बहुत दफ़ा आपके साथ इस मौजू पर भी बात हुई। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर क्या तस्वीर निकलती दिखाई दे रही है, और तामीराती शोबे के लिए क्या क्या मौजूद होगा। सियासी जमातों ने अभी से ही तामीराती शोबे यानी कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट को अपने पास मार्क कर लिया है एज वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड एरियाज। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू अब हम करेंगे जनाब पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो भी मतलब इंतखाबात जीतता है उसने अपने एजेंडे के अंदर इस दफ़ा तामीरात के शोबे को क्या इंपॉर्टेंस दी है, नहीं दी है, या कुछ सियासी जमातें तो इस हद तक बात कर रही है कि इससे जॉब्स क्रिएट करेंगे, और उन सियासी जमातों के अंदर कुछ लोग शायद बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से एसोसिएटेड भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ तो रियल एस्टेट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लोग इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। कराची शहर के अंदर ये रुझान थोड़ा कम है, लेकिन मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि रियल एस्टेट से एसोसिएटेड लोग इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। आरिफ यूसुफ जीवा साहब, वैसे ये एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कराची छोड़कर रियल कंस्ट्रक्शन के अंदर जितने लोग और शहरों, इलाकों और ख़ित्तों से ताल्लुक़ रखते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है आगे चल के कि तामीरात के शोबे में कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो है हमारी बिल्कुल। देखें, जिस ज़माने में PMLN की हुकूमत आई 2013 में, उनके मंशूर में 5 लाख घर जो है वो उन्होंने मेंशन किए थे कि हम जो है 5 लाख घर जो है गरीबों को देंगे। उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका आज तक। हाँ, उन्होंने कोशिश ज़रूर की। 2013 में आबाद को कॉल किया उन्होंने, 2015 तक हमारी मीटिंग्स चलती रहीं, लेकिन उसका जो है रिज़ल्ट कुछ नहीं निकला। आज वो गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद अब PTI ने जो है वो अपना मंशूर जो है वो दिया है, और उसमें जो है वो तकरीबन 1 करोड़ घरों का उन्होंने अनाउंस किया। ब्रॉड बेस्ड, बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड है वो। तो उसके लिए पैसे चाहिए। नहीं, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ उसके लिए चाहिए पैसे। नहीं, हम इस तरफ जाते नहीं है। देखिए, 5 साल अगले जो है ना, 5 साल अगले में तो वो 1 करोड़ घर बनना मुमकिन नहीं है एक साथ, लेकिन कुछ 5-25 लाख भी अगर बना देते हैं तो उसमें जो है वो ये ज़रूरत है और मंशूर में। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये बनेगा। अभी 3 अप्रैल को हमने सुना है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद के अंदर जो है दोबारा इसको ऑफिशियली जो है वो अपना मंशूर अनाउंस कर रहे हैं, उसमें इन घरों का भी अनाउंस कर रहे हैं। तो आबाद भी कहीं ना कहीं अभी तक तो वो न्यूज़ कैप्चर कर रही है,
और ऑफिशियली कोई उन्होंने आबाद को अभी तक इस तरीके से ऑन बोर्ड नहीं लिया है पीटीआई ने। लेकिन हर पार्टी जब आती है तो भुट्टो साहब के ज़माने से रोटी कपड़ा मकान और फिर रोटी, फिर तंदूर, फिर ये कपड़ा, सारी अनाउंसमेंट होती है। लेकिन जब वो पार्टी हुकूमत में आती है, आप ये याद रखिएगा, जिस पार्टी ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए ना सर पैसे की जरूरत नहीं है। आप लो कॉस्ट हाउसिंग देखें, आप लो कॉस्ट हाउसिंग जो प्रपोजल गवर्नमेंट से सुनते हैं और गवर्नमेंट जिसमें इंटरेस्ट लेती है वो हॉरिजॉन्टल, मतलब इट्स नॉट वर्टिकल। भाई मुझे समझ में नहीं आई, मुझे थोड़ा सा पहले तो ये एक्सप्लेन करें कि लो कॉस्ट हाउसिंग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। देखिए वो भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन आपने जो बात की है पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। पहले जो अपना जुमला मैं कंप्लीट कर दूं आपको। इस मुल्क के अंदर जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने मंशूर के अंदर अपने मकान को जरूर रखा है, लेकिन किसी भी हुकूमत ने आज तक मकान नहीं बनाए। आज ये नए इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें एक पार्टी ने अनाउंस किया है, पीटीआई ने, हम वेलकम करते हैं। अब आप आ जाए, एक तो फाइनेंस की बात मैं कर दूं, फाइनेंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आबाद का प्रपोजल पड़ा हुआ है, पिछली हुकूमत के दौर का, पीएमएलएन की हुकूमत को हमने जो है अपना प्रपोजल दिया हुआ है। उसमें हम गवर्नमेंट से कुछ मांग ही नहीं रहे ना, हम कहाँ मांग रहे हैं गवर्नमेंट से? हम कह रहे हैं हम बनाएंगे घर, हम लोगों को देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो वन विंडो ऑपरेशन दें। आप फाइनेंस करते हैं ना, मर्जी है आपकी, फाइनेंस अगर करते हैं तो आप फाइनेंस करें, नहीं करते तो ना करें। लोगों को हमें जो है लैंड हम देंगे, तमाम चीजों का प्रपोजल हमने दिया हुआ है। हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगते और गवर्नमेंट के पास इतनी लैंड पड़ी है ना। 25 लाख हाउसिंग यूनिट would mean billions of rupees। सर क्यों चाहिए बिलियन रुपीस? किस लिए चाहिए मुझे समझाया? भाई सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, लैंड कॉस्ट आएगी, कहां से देंगे? सर हम मुफ्त में नहीं दे रहे घर किसी को। आज भी एक आदमी 25 लाख 20 लाख वाला बैठा हुआ है लेने के लिए, हम देने को तैयार है, हमसे लोग लेने को तैयार है। हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं इनसे, हम 2-3 चीजें मांग रहे हैं। हम सिर्फ सिंपल इतना मांग रहे हैं, अगर आप वो भी हम कंडीशनली, अगर आप फाइनेंस दे सकते हैं उन लोगों को, गरीबों को दें, नहीं देते कोई बात नहीं है। अगर आप जो है वो ज़मीन दे सकते हैं गवर्नमेंट, तो हम प्राइस में उसकी जो है वो प्राइस उसको फॉरवर्ड कर देंगे उस क्लाइंट को। हम आपसे ज़मीन भी नहीं मांग रहे। हमारा प्रपोजल पड़ा है, हाउसिंग मिनिस्ट्री में पड़ा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में पड़ा है, तमाम सीएम हाउसेस में, इवन केपी के हाउस में पड़ा हुआ है, केपी के सीएम हाउस में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछता हूँ कि लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए मींस कि आपने इस मुल्क के लोअर क्लास को घर देने होंगे जी। आप ये समझते हैं कि आप एक हाउसिंग यूनिट देंगे 8 लाख से लेकर 12 लाख रुपए के दरमियान दे सकते हैं? मैं आपको स्ट्रेट लाइन बता रहा हूँ, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। नहीं दे सकते। हमने प्रपोजल दिया हुआ है 19 लाख, 18, 19, 20 लाख। देखो ना, ये मैं बोल रहा हूँ ना आप नहीं, लेकिन अली भाई बात ये है कि इस वक्त जो है वो 18, 19, 20 लाख वाले, उसके अलावा हाँ एक प्रपोजल और दिया हमने कच्ची आबादियों का। कच्ची आबादियों का तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है ना इनको, वर्टिकल पे हम ले जाएंगे उसको। 25% हमने उसमें वो उनके घर रखे हैं, 25% हमने उसमें वो रखा है आपका। पॉलिटिकली ये उनको कबूल नहीं होगा भाई, उन्होंने खुद तो लोग, मैं क्या बताऊं आपको, ये पॉलिटिकल होता है भाई। ये तो हर अच्छे खाते पीते इलाके के साथ आपको मिलेगी, तो आपको क्यों मिलेगी? क्योंकि उसकी वजह ये वोटर अच्छे मतलब खाते पीते लोग, इसीलिए तो मैंने सर कंफ्यूजन हो जाती है ना यहाँ पर। तो मैंने पहले ये कहा कि जितनी भी पार्टीज आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो गरीब आदमी के घर का ऐलान करती है, क्योंकि गरीब वोट डालने जाते हैं, हमारे जैसे तो बहुत कम लोग जाते हैं वोट डालने, तो उनके वोट लेने के लिए। और ये बात मैं आपके चैनल से कर रहा हूँ एज ए बिजनेस कम्युनिटी, एज ए आम शहरी। आज जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं इलाकों के अंदर और वीडियोस आप देख रहे हैं चैनल्स के ऊपर और हर जगह के ऊपर, एहतसाब हो रहा है लोगों और का। अब लोग सवाल कर रहे हैं, और अगर आने वाली जो भी पार्टी है वो लोगों को घर नहीं देगी तो इन कैंडिडेट्स का इससे बुरा एहतसाब होगा। मैंने आपको वही तो बताया कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, लोअर क्लास को टारगेट कर रहे हैं, उनकी नेट सेविंग्स को ले रहे हैं, मैं तो आपको बहुत सेफ अमाउंट बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो एक बैनुल-अक़वामी कैलकुलेशन है, उस हिसाब से 8 लाख 12 लाख का घर नहीं मिलेगा। हम देंगे, इसको एडिशनल हम देंगे 15 12 चाहिए होगी। बिल्कुल नहीं, हम देंगे अली भाई, 12-15 में भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट के पास लैंड है ना, जो गवर्नमेंट के पास लैंड है वो हम लैंड कॉस्ट के साथ 19 लाख की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट लैंड अगर प्रोवाइड करती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपने बिजली पानी गैस नहीं दिया तो वो प्रोजेक्ट नहीं बन सकेंगे।
बिजली पानी गैस वहाँ पहुँचाना जरूरी पता है कि सीमेंट सरिये की कीमत बढ़ जाने की वजह से आपसे ही बल्कि एक दफ़ा डिस्कस हो रहा था, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों से अब बात करते हैं, सर आप लोगों का तो हिसाब पर स्क्वायर फीट का ही है ना, मेरे लिए तो या किसी के लिए भी कोई तब्दील तो नहीं करेंगे। बिल्कुल है, लेकिन हम उसके बावजूद देने को तैयार हैं। कुछ 2-4 चीज़ें गवर्नमेंट, जो आपने जो बात की ना कि पैसा चाहिए इतना बनाने के लिए, आबाद पहले दिन से कह रही है गवर्नमेंट को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर दोबारा ये बात रिपीट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद बनाएंगे, हम खुद जनरेट करेंगे, हम खुद डिलीवर करेंगे। गवर्नमेंट सिर्फ हमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली पानी गैस, देखें बिजली पानी गैस नहीं होने की वजह से कई स्कीमें फ्लॉप हो जाती हैं जब गवर्नमेंट वहाँ तक पहुँचाती नहीं है। अभी ये इशू भी चल रहा है नया कि जी वो किसी स्कीम का पोजीशन नहीं हुआ। अब पोजीशन नहीं हुआ, उसने अपनी इंटरनल डेवलपमेंट कर दी, 8-8, 10-10 साल हो गए। अब वो उस पर सेवरेज लाइन भी डली हुई है, वाटर लाइन्स भी डली हुई है, रोड्स भी बन गए, वो सड़ना शुरू हो गए। लेकिन पानी बिजली गैस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पहुँचा तो लोग वहाँ रहने नहीं जा रहे। शहरों में प्रेशर क्यों है? हम पहले भी एक बात की है कि आप कम से कम कोई एक मॉडल टाउन तो बनाएं, एक मॉडल टाउन दें, वहां पर जो है वो बिजली पानी गैस पहुंचाएं। देखें आबादी कैसे शिफ्ट होती है। आप नॉर्दर्न बाईपास आप देखें। मॉडल टाउन को थोड़ा सा सही कर लें, वो आपके माने ये है कि मॉडल टाउन नहीं बल्कि मॉडल यानी आइडियल टाउन, आइडियल टाउन हो जाए, लोग कहीं और मॉडल टाउन ही ना चले जाए ना। नहीं आइडियल टाउन। पिछली दफा आपको पता है लोग मॉडल टाउन गए थे तो क्या हुआ था। नहीं खैर यहाँ पर आपके पास है ना नॉर्दर्न बाईपास है, वहां पे अभी तक बिजली पानी गैस नहीं है, स्कीमें आना शुरू हो गई। वो तो खैर मुझे चीज समझ में नहीं आई कि ये जो नॉर्दर्न बाईपास वाला सिलसिला हुआ, लेकिन आप बिल्डरों को बहुत अच्छा लगा, वो काम आपका चल पड़ा, एक और एडिशनल मैस ऑफ लैंड मिल गया वहाँ काम करने के लिए। बट यू टेल मी द ट्रूथ कि एक अर्बन एरिया, अर्बन सेंटर, मेट्रोपॉलिटन सिटी के इतने क्लोज जो है इतने सारे सैटेलाइट टाउन्स या एक्सपेंशन हो जाएं, मेरे ख्याल तो मुनासिब नहीं है। वही एक सेक्टर तो होना चाहिए ना, एक जगह होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह का एक आइडियल टाउन बनना चाहिए जो मिसाली तौर पर हो। और एक ज़माने में बात की जाती थी कि मिसाली तौर पर शहर बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस मौजू के ऊपर हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। आज आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो पे हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, हमने बहुत सारे मौजूआत आज जो है उनको ज़ेर बहस लेकर आए, कोशिश की कि उनके ऊपर मंतकी गुफ्तगू हो सके। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।